एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाउस यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की वीडियो में हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस एग्जाम। ये क्वेश्चन जो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल या फिर और भी कोई एंट्रेंस मेडिकल से रिलेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहता है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बीएससी नर्सिंग वालों के लिए ही है। और ये जो वीडियो है ऑल स्टेट के लिए, मतलब ऑल स्टेट में जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली जो वीडियो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो फिर पैरामेडिकल का हो या फिर बीएससी नर्सिंग का हो। इस वीडियो में मैं थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को ही डिस्कस करूंगी। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में दोनों पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड भी और थ्योरी बेस्ड भी। आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे बट ये इजी नहीं है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर एग्जाम में इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे गए थे, तो वीडियो को एंड तक देखना और इन क्वेश्चंस को ज़रूर से रिवाइज करना सो दैट जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपके लिए ईजी हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज़ वीडियो। और एक बात, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिएगा। मैं वहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी। यूट्यूब पे चीज़ पॉसिबल नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज़ वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शंस देखिए आप, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव एंड यूनिटी। तो सबसे पहले बात समझिए, सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है। So centripetal force is a force that acts on a body moving in a circular path and is directed toward the center around which the body is moving। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? एक ऐसी फोर्स जो बॉडी को सर्कुलर मोशन में मूव करा रही है। ठीक है, बॉडी का वो फोर्स जो बॉडी को सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये हमारा सर्कुलर पाथ है और ये रहा हमारा बॉडी। ठीक है, सो बॉडी इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, ये हमारा सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पे बात समझिए, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंड फोर्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। जो बॉडी की मूवमेंट होती है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, सो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, मीन्स नो वर्क इज बीइंग डन, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। सो एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। जब एनर्जी कांस्टेंट होगी तो हमारा जो वर्क होगा वो क्या होगा, जीरो। क्लियर है? ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रहती है हमारी जीरो। सो करेक्ट ऑप्शन इज जीरो। वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। करेक्ट आंसर इज जीरो। क्लियर? So come to the second question. We are able to walk on earth without sleeping because of, हम अर्थ पे वॉक कर सकते हैं विदाउट स्लीपिंग, किसके कारण? ऑप्शंस आर ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हम अर्थ पे विदाउट स्लीपिंग वॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ अ बॉल इज थ्रोन अप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। अगर किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाए तो उसमें क्या चेंज नहीं आएगा? नीचे ऑप्शन दी गई है। फर्स्ट ऑप्शन इज स्पीड, पोटेंशियल एनर्जी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, एक्सेलरेशन। जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो उसके एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को और क्या कहा जाता है? फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ फ्रिक्शन, सेकेंड वन इज लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ मूवमेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज लॉ ऑफ इनर्शिया। सो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑप्शंस आर change from place to place, is equal to its weight, remain same everywhere, and last one is greater at mountains. So correct option is C, remain same everywhere। बॉडी का मास है, किसी ऑब्जेक्ट का मास है, वो सेम रहता है चाहे कहीं भी चले जाए। ठीक है, वो चेंज नहीं होता है प्लेस टू प्लेस। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, रिमेन सेम एवरीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। अ बीम ऑफ लाइट इज, बीम ऑफ लाइट क्या है? Options are a ray of light, a bundle of rays, few rays moving in different directions, and more than one ray.
So correct option is a bundle of rays, option B. Next question is which type of mirror used in the headlights of vehicles? व्हीकल्स की जो हेडलाइट्स होती हैं उनमें कौन सा मिरर, किस टाइप का मिरर यूज़ किया जाता है? सो ऑप्शंस आर प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड पैराबॉलिक मिरर. सो करेक्ट ऑप्शन इज, मुझे लगती है सबको ही पता होगा, जो मिरर यूज़ होता है दैट इज़ ऑप्शन बी, कनकेव मिरर. एक बात और, हो सकता है मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो टाइप करते टाइम, या मैं किसी इनकरेक्ट ऑप्शन को टिक कर दूँ, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. हो सकता है मेरे से गलती हो जाए. वैसे कोशिश यही रहेगी कि आपको सही चीज़ बताई जाए, बट फिर भी बाय मिस्टेक कुछ गलती हो जाए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉइस इज मेजर्ड इन विच यूनिट्स? नॉइस को किस यूनिट से मेज़र किया जाता है? सो ऑप्शंस आर वॉट, फैराडे, पास्कल एंड डेसिबल. सो करेक्ट ऑप्शन इज डेसिबल. जो नॉइस है उसको मेज़र किया जाता है डेसिबल यूनिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? सो ऑप्शंस आर वोल्ट, ओहम, वॉट, कॉलम. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, कॉलम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट मोह स्केल यूज्ड फॉर. मोह स्केल जो होता है वो किसके लिए यूज्ड होता है? ऑप्शंस आर टू मेजर ब्राइटनेस ऑफ सब्सटेंस, टू मेजर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, to measure hardness of material and to measure elasticity of material. So correct option is C, to measure hardness of material. Next question is an anemometer measure which of the following. anemometer को किस चीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है? सो ऑप्शंस आर स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ विंड, स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड स्पीड ऑफ सैटेलाइट. सो करेक्ट ऑप्शन इज स्पीड ऑफ विंड. स्पीड ऑफ विंड के लिए एनीमोमीटर का यूज़ होता है. और ये क्वेश्चन 2022 में भी बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज मेजर्ड बाय. ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को किससे मेजर किया जाता है? ऑप्शन आर हाइग्रोमीटर, नैनोमीटर, ग्लूकोमीटर एंड बैरोमीटर. सो करेक्ट ऑप्शन इज हाइग्रोमीटर, ऑप्शन ए. हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को मेज़र किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. रॉकेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन द फॉलोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल. कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है रॉकेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी? सो ऑप्शंस आर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स एंड लास्ट ऑप्शन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो करेक्ट ऑप्शन इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन बी. ये करेक्ट आंसर है. रॉकेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी वर्क्स करती है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के प्रिंसिपल पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेलरेशन इज. ऑप्शंस आर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास. देखिए इसका फॉर्मूला है F इजिकल टू एम ए. F मीन फोर्स, M मीन मास एंड A मीन एक्सेलरेशन. Acceleration is inversely proportional to mass. Next question is question number 15. Which of the following cannot be deflected by magnetic field? यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं, तो इनमें से ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो डिफ्लेक्ट नहीं होती बाय मैग्नेटिक फील्ड? सो ऑप्शंस आर अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज एंड नन ऑफ द अबव. सो करेक्ट ऑप्शन इज गामा रेज. गामा रेज जो हैं वो डिफ्लेक्टेड नहीं होती बाय मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस. तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, कांस्टेंट रहती है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है? सो करेक्ट ऑप्शन इज रिमेन कांस्टेंट. द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस रिमेन कांस्टेंट इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. विच एलिमेंट्स इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर फ्यूल. ऐसा कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के लिए? ऑप्शंस आर यूरेनियम, कैडमियम, ल्यूटेनियम एंड मोर देन वन अबव. इनमें से कौन सी ऑप्शन है? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, यूरेनियम. सो यूरेनियम एलिमेंट्स इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर फ्यूल. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द मोशन इज़ इन अ स्ट्रेट लाइन. ऐसा कौन सा केस होता है जिसमें जो मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है? सो ऑप्शंस आर अ काइट फ्लाइंग ऑन द विंडे, द स्पीडिंग ट्रेन ऑन स्ट्रेट रेलवे ट्रैक,
कैरम कॉइन रिबॉन्डिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द बोर्ड, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, स्पीडिंग ट्रेन ऑन स्टेट रेलवे ट्रैक। ठीक है, बिकॉज द मोशन ऑफ स्पीडिंग ट्रेन, जब ट्रेन स्पीड से चलती है रेलवे ट्रैक पे तो जो डायमेंशन होता है वो वन डायमेंशन होता है, दैट्स बाय मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन। उसकी वजह से जो मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला T2 बाय R3। तो ऐसा कौन सा लॉ है जो रिप्रेजेंट करता है इस फार्मूला को? कंपेयर्स दैट ऑर्बिटल पीरियड एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अ प्लेनेट विथ दैट ऑफ अदर प्लेनेट्स। सो ऑप्शंस आर हबल्स लॉ, कैप्रिमकस लॉ, Kepler's third law and none of the above. So correct option is Kepler's third law. So Kepler's third law को और भी नाम से जाना जाता है, it is also known as law of harmonies. Next question is question number 20. The law of gravitation gives the gravitational force between. So gravitational force किसके बीच में होते हैं? So options are any two bodies having some mass, the earth and the sun only, the earth and a point mass only, more than one of the above and none of above. So correct option is A, any two bodies having some mass. तो इनके बीच gravitational force होता है। क्यों? Because it is a universal law that applies to any two bodies in the universe that have mass. Okay, so come to the next question 21. Which nature of light is exposed by its diffraction and interference? So options are nature of light is electromagnetic, option B wave nature of light, option C quantum nature of light and none of the above. So correct option is option B, wave nature of light, because interference and diffraction कैन बी ऑब्जर्व बाय द वेव ओनली। सो वेव ही है एक ऐसी चीज़ जो डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व कर सकता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इंटरफेरेंस इवेंट इज ऑब्जर्व, ऑप्शन ए ओनली इन ट्रांसवर्स वेव्स, ओनली इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, in both types of waves and none of our. So correct option is C, in both types of waves. So interference event observe किया जाता है transverse waves में as well as longitudinal waves. So option C is correct option in both types of waves. Next question is question number 23. What type of waves are light wave? Light wave कौन सी वेव को लाइट वेव कहा जाता है? So first one is transverse wave, longitudinal wave, both A and B and none. So correct answer is option A, transverse wave. Transverse wave को light wave भी कहा जाता है. Next question is the instrument is used for detecting electric current. Electric current को detect करने के लिए किस instrument का use किया जाता है? So options are galvanometer, tube tester, altimeter, fathometer. So correct option is galvanometer. Galvanometer ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो जिससे डिटेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट. नेक्स्ट इज एन अमीटर इज़ कनेक्टेड इन विद द सर्किट. कौन से सर्किट के साथ अमीटर को कनेक्ट किया जाता है? ऑप्शंस आर पैरेलल, सीरीज, बोथ पैरेलल एंड सीरीज, नन ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर इज बी. सो करेक्ट आंसर हमारा हो गया बी, एन अमीटर इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट. सो दीज ऑल आर द टॉप 25 MCQ ऑफ फिजिक्स प्रैक्टिस. सो इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, एक वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते. अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इजीली आपसे बात कर सकती हूँ. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.